आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर ही है। जितने भी आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, उन सभी लेक्चर्स में आपने जो भी शेड्यूलिंग मेथड पढ़ा है, वो सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं और आज की ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका सीपीयू शेड्यूलिंग का पूरा टॉपिक जो है वो वन बाय वन आपका हर जो अंदर टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर प्रीएम्प्टिव पार्ट में पढ़ा रहा हूं। और प्रीएम्प्टिव पार्ट जो होता है उसके अंदर मैं आज आपको दो मेथड्स पढ़ाऊंगा, एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले ये याद रखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो बेटा आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं जो बच्चे देख रहे हैं ऑलरेडी मेरी वीडियोस, तो उनके लिए ये इजी रहेगा। अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो आप जाकर उस वीडियो को फर्स्ट देख सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चे न्यू देख रहे हैं, ठीक है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है जो भी काम, जो भी प्रोसेस आप जब सीपीयू को दे रहे हैं, तो अगर कोई सेकंड प्रोसेस प्रायोरिटी का आ जाता है, प्रायोरिटी जो होती है वो पहले से ही असाइन होती है। ठीक है, अगर प्रायोरिटी का दूसरा प्रोसेस आ जाता है कि पहले इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो आपने क्या करना है, तब हम सीपीयू को इंटरप्ट करेंगे, हम सीपीयू को रोकेंगे, भाई तू रुक जा, यहां पे पहले ये वाला प्रोसेस जरूरी है, तो इसको एग्जीक्यूट कर, दूसरे वाले को बाद में करना। जो इंटरप्ट करना, सीपीयू को रोकना और प्रायोरिटी में दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, इसी काम को बोलते हैं प्रीएम्प्ट। और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि जब आप सीपीयू को इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसने ले लिया प्रोसेस, वो बोलेगा भाई अब मुझे खत्म करने दे पहले पूरा, तो बाद में ये दूसरा प्रोसेस देना, चाहे वो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया, वो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। अब हम पढ़ते हैं यहां, ये जो पार्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये प्रीएम्प्टिव का भी पार्ट है और नॉन प्रीएम्प्टिव के भी अंदर आता है, मैं समझाऊंगा दोनों। ठीक है, देखिए प्रायोरिटी से ही आपको नाम पता चल जाता है कि भाई जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा कंपैरेटिवली उस प्रोसेस के जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है। अब यहां पे पढ़ते हैं पहले टाइप क्या है ये बेटा, ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और बेटा नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों हो सकते हैं। मतलब सीपीयू में इंटरफेयर भी किया जा सकता है और सीपीयू को इंटरफेयर नहीं भी कर सकते, दोनों में आता है ये प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी शेड्यूल प्रिंसिपल क्या है बेटा इसका, ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी, ऑलरेडी असाइंड होती है, पहले ही प्रोग्रामिंग होती है प्रोसेस की, भाई अगर ये प्रोसेस आएगा, मान लो आप सीपीयू, आपने मोबाइल पे या सिस्टम पे कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने अलार्म लगाया हुआ मेडिसिन का, तो अलार्म जो है वो आपका प्रायोरिटी में आता है, वो आपके स्क्रीन पे पहले शो होगा, चाहे आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो आएगा ही आएगा। तो उसकी प्रोग्रामिंग में उसकी प्रायोरिटी असाइन है कि जो मर्जी बंदा काम कर रहा हो, अलार्म पहले शो होगा उसको। समझ आ गया, यही होता है। कह रहे प्रायोरिटी असाइन है और फिर द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेडी क्यू। अब प्रोसेस जो होते हैं वो सारे के सारे कहां पे होते हैं, रैम में होते हैं, बट रैम पे कहां पे होते हैं, क्यू में होते हैं। क्यू कौन सी, रेडी क्यू में होते हैं, वो रेडी रहते हैं, क्यू में वेट कर रहे होते हैं कब सीपीयू मेरा फ्री होगा तो हम सीपीयू के पास जाएंगे और एग्जीक्यूट होंगे। समझ आ गए आपको, तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये मैं कुछ जो भी बच्चे देख रहे हैं न्यूमेरिकल से उनको ज्यादा क्लैरिटी आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल है, पढ़िएगा ध्यान से। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी की ये एग्जांपल है, प्रोसेस है बेटा कितने, 5। अराइवल टाइम मैं डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं, अराइवल टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम जो सभी के सभी प्रोसेस का क्या है, 0 सेकंड में। मान लो ये पांचों के पांचों प्रोसेस 0 सेकंड में रेडी क्यू में पड़े हुए। ठीक है, इन सबका अराइवल टाइम क्या, 0 सेकंड, सेकंड मिली सेकंड जो भी है, मैं जनरल बात करता हूं। ठीक, बर्स्ट टाइम वो होता है जिस टाइम पे, वो टाइम जो हर प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, बर्स्ट टाइम वो हो गया। मान लो कि भाई ये जो प्रोसेस 1 है, इसको जो भी आपने कमांड दी है, इसको पूरा एग्जीक्यूट होने में 10 सेकंड लगते हैं, तो इसका बर्स्ट टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड।
इस प्रोसेस 2 को 1 सेकंड, तो इसका एग्जीक्यूट बर्स्ट टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। समझ आ गया? बर्स्ट टाइम वो होता है, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था मेरी लास्ट वीडियो में कि सर बर्स्ट टाइम वही टाइम होता है जिस टाइम सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। रेडी क्यू वाला भी टाइम बर्स्ट टाइम नहीं होता, जिस टाइम सीपीयू काम कर रहा होता है उसके ऊपर। बस ये मैंने एग्जांपल भी दी थी डॉक्टर पेशेंट की। जब पेशेंट डॉक्टर के पास होता है ना, वो जो टाइम होता है, जितने टाइम वो डॉक्टर के पास बैठा होता है, डॉक्टर उसको चेक कर रहा होता है, डॉक्टर उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है, मेडिसिन बता रहा होता है, वो जो सारा टाइम होता है वही टाइम बर्स्ट टाइम होता है। तो प्रोसेस का टाइम बर्स्ट टाइम कौन सा हो गया? जब सीपीयू के पास है, क्योंकि कंप्यूटर में जो डॉक्टर है वो प्रोसेस के लिए डॉक्टर कौन है? सीपीयू, और प्रोसेस क्या हो गया? पेशेंट हो गया। अब चलिए उसी तरह ये सारे बर्स्ट टाइम। अब बेटा ये प्रायोरिटी पहले ही असाइन है। अब एक और चीज देखिए, आपको जब भी अगर इनकेस एग्जांपल आती है फ्यूचर में मान लो, तो आपको पहले ही दिया होगा, ये फिक्स नहीं है कि 1 जो होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है और जो 5 नंबर होगा वो लोएस्ट प्रायोरिटी का होता है। ये फिक्स नहीं है इसमें कुछ भी। वो आपको एग्जांपल में पहले ही मेंशन किया होगा कि जो हम 1 है, 1 को हम लीस्ट प्रायोरिटी में मान रहे हैं या फिर 1 को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी में मान रहे हैं। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ये फिक्स नहीं है चीज। याद मत, ये रट्टा नहीं लगाने की 1 जो होगा वो हाईएस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। यहां पे बोला है जो 1 होगा वो होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, और 2 जो होगा उससे लीस्ट, 3 जो होगा लीस्ट, 4 5 लीस्ट लीस्ट लीस्ट। मतलब अगर ये 5 प्रोसेस है तो 5 में सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? 1 वाले को देनी है। तो 1 वाला प्रोसेस कौन है? P2 है। समझ आ गया? तो इसका मतलब इन क्योंकि अराइवल टाइम सबका सेम है, अगर सबका सेम है तो सबसे पहले किसको मिलेगा प्रायोरिटी? किसको मिलेगी? P2 को मिलेगी। P2 के बाद प्रायोरिटी किसको मिलेगी? 2 वाले को, मतलब P5। फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? 3 वाले को, P1। फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? P3 को। फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? P4 को। समझ आ गया? ये अब में इसमें होता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट से हम ये सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। ये मैं आपको बड़ी बार बता चुका हूं, ठीक है पहले। अब इसमें मैं बना रहा हूं रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मतलब है जो आपका बेटा प्रोसेस है वो प्रोसेस किसके पास पहुंच गया? रनिंग स्टेट मतलब वो प्रोसेस आपका सीपीयू के पास पहुंच गया। अब देखो बेटा, मैंने एग्जांपल लिखी हुई है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या हुआ कि एक बार प्रोसेस सीपीयू के पास पहुंचा, वो पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ही बाहर आएगा। बाहर मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, 0 सेकंड पे ही सारे पहुंचे थे, 0 सेकंड पे ही पांचों के 5 सीपीयू के पास नहीं पहुंचे थे, ये पांचों के 5 कहां पहुंचे थे? ये पांचों के 5 रेडी क्यू में पहुंचे थे। और रेडी क्यू कहां पे होती है? रैम में होती है। बट सीपीयू के पास एक साथ 5 नहीं पहुंचे हैं। सीपीयू के पास कैसे पहुंचे? प्रायोरिटी बेसिस पे। तो रनिंग स्टेट का मतलब है सीपीयू के पास है। तो 0 सेकंड में सबसे पहली प्रायोरिटी थी P2 की, तो P2 पहुंचा 0 स्टेट पे, कहां पे? सीपीयू के पास। समझ आया ये आपको? चलिए, अब ये पहली प्रायोरिटी का P2। अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1। इसका मतलब 1 सेकंड मान लो। 1 सेकंड में ये आपका जो P2 है वो टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, टर्मिनेट भी हो गया, खत्म होकर ये वापस रेडी क्यू में नहीं गया। ये रेडी क्यू में नहीं गया बेटा, ये रेडी क्यू में वही जाता है जिसको दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, देखो तसल्ली से पढ़ोगे आराम से तो आपको बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं, ठीक है। तो उसी लिए ये मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी क्लियर कर रहा हूं कि भाई आपको समझ आ जाए, ठीक है, एक आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, अब बेटा 1 पे तो ये एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है? सीपीयू बोलेगा दूसरी प्रायोरिटी का बंदा लाओ। दूसरी प्रायोरिटी में ये वाला प्रोसेस है और ये कौन है? P5। तो यहां पे बेटा पहुंचेगा कौन? P5। अब P5 जब पहुंच गया सीपीयू के पास, अब वो पूरा एग्जीक्यूट होगा ना, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। अब वो दोबारा रेडी क्यू में नहीं जाएगा। तो P5 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है? 5। P5 का अराइवल टाइम कौन सा था? 1। किसके पास? सीपीयू के पास बात कर रहा हूं। तो ये बेटा जब इसका बर्स्ट टाइम कितना? 5। तो 1 और 5 कितना हो गया? 6। मतलब 1 से लेकर 6 तक सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट किया है, इसको इसके ऊपर काम किया। अब तीसरी प्रायोरिटी किसकी है बेटा? P1 की। तो यहां P1, हाँ P2 लिख चुका हूं मैं, P1। अब मुझे बताओ P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? बर्स्ट टाइम ना, P1 पहुंच गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने बोला भाई तीसरा प्रोसेस लाओ। कौन सा? तीसरी प्रायोरिटी वाला।
तो वो है P1। P1 का बर्स्ट टाइम कितना 10, तो इसका मतलब 6 पे वो पहुंचा था तो 10 तक चला, मतलब सॉरी 10 तक चला, मतलब 6 और 10 कितना हो गया, उसको 10 सेकंड चाहिए, तो 6 और 10 कितना हो गया 16, मतलब 6 से 16 तक सीपीयू ने P1 को एग्जीक्यूट किया। फिर फोर्थ प्रायोरिटी वाला आया कौन, P3, तो P3 बेटा उसके बाद पहुंचा, P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 2, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। फिर आ गया नेक्स्ट कौन सा, लास्ट प्रायोरिटी का फिफ्थ P4 यहां पे पहुंचा, और कितना बर्स्ट टाइम है इसका बेटा P4 का 1, तो मतलब 19 तक। इसका मतलब अब ये पांचों के पांच प्रोसेस ने अपना बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम भी लिया, बर्स्ट होकर कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो। ये बेटा हर प्रोसेस सिर्फ एक ही बार सीपीयू के पास आया और टर्मिनेट हो गया, वापस ये रेडी क्यू के पास नहीं गया। रेडी क्यू के पास तब जाता जब ये आधा एग्जीक्यूट होता, ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका, ठीक है। तो ये बना बेटा ऐसे, और ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव का पार्ट। समझ आ गया आपको, गैंट चार्ट यही होता है, ये जैसे बनाते हैं। चलिए, आई होप यार आपको ये समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया बेटा प्रीएम्प्टिव पार्ट, ठीक है जी, प्रीएम्प्टिव। चलिए, प्रीएम्प्टिव क्या हो गया, जिसमें हम इंटरप्ट करेंगे, किसको इंटरप्ट करेंगे, हम सीपीयू को इंटरप्ट करेंगे कि भाई ये प्रायोरिटी है इस पर्सन की, इस प्रोसेस की, पहले इसको एग्जीक्यूट कर, उसको होल्ड कर, उसको होल्ड कर, ठीक है जी। अब पढ़े, व्हेन अ न्यू हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्स इट प्रीएम्प्ट्स मतलब रोकना, किक आउट करना, किसको, द करंटली रनिंग लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस। जैसे इमेजिन करते रहो, सीपीयू के पास एक प्रोसेस है, वो उसके ऊपर काम कर रहा है, आपने दूसरे प्रोसेस की कमांड दे दी, वो जो प्रोसेस की कमांड दी आपने, वो प्रोसेस सीपीयू के पास नहीं गया, वो प्रोसेस रेडी क्यू में गया, और जैसे रेडी क्यू में प्रोसेस गया और उस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो प्रोसेस सीपीयू के पास है। सीपीयू के पास मान लो प्रायोरिटी में बोल रहा हूं 1 2 3 4 5, और 1 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, सीपीयू के पास जो अभी जिसमें प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी है 4, और जो रेडी क्यू में न्यू प्रोसेस आया उसकी प्रायोरिटी है 2। तो मुझे बताओ 4 प्रायोरिटी है या 2 प्रायोरिटी है, 2 प्रायोरिटी है। तो भाई कमांड जाएगी कि भाई सीपीयू तू यहां पर रुक, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया है, पहले उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद तूने क्या करना है भाई, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। समझ आ गया, ओवरऑल मीनिंग ये है इसका। अब ये लिख दिया मैंने, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब समझिएगा ब्लॉकिंग, इसको समझ, वर्ड्स को याद रखिए, ब्लॉक करना, ठीक है, ब्लॉकिंग बोल। A low priority process may never get the CPU if high priority process keep arriving, it waits indefinitely। बिल्कुल सही। अगर भाई लगातार मान लो रेडी क्यू में एक लो प्रायोरिटी वाला पहुंच गया प्रोसेस और हाई प्रायोरिटी वाला सीपीयू के पास है, तो लो प्रायोरिटी को तो वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, वो अगर लगातार हाई प्रायोरिटी वाले जाते रहेंगे तो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को तो वेट करना पड़ेगा, ये तो इसका डिसएडवांटेज है ना। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है बेटा एजिंग। क्या सोल्यूशन है, एजिंग। अब एजिंग क्या वो सुन, बोल रहा है एवरी टाइम यूनिट स्पेंड वेटिंग, करता है जितनी बार लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है वो वेट करेगा। अब वेट कहां पे करेगा, वो सीपीयू के पास वेट नहीं करेगा, वो वेट करेगा रेडी क्यू में। कह रहे जितनी बार उसको वेट करना पड़ेगा उतनी बार ऐसा किया जाए कि द प्रोसेस प्रायोरिटी इंक्रीजेस बाय 1। अब जब वो वेट करने गया ना वहां पे रेडी क्यू में, तो क्या करे, प्रोसेस उसका इंक्रीमेंट करे। अगर वो 5 में है 5 से 4 कर दे, नेक्स्ट टाइम वेटिंग करेगा 4 से 3 कर दे, नेक्स्ट टाइम वेट करेगा 3 से 2 कर दे। तो अगर हर बार प्रोसेस उसको एक नंबर से इंक्रीमेंट करता रहेगा तो उसकी भी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी और वो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी में चला जाएगा। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कि उसको टाइम ना मिले, तो वो भी उसको सीपीयू का टाइम मिलेगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई हो चुकी होगी और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इवेंचुअली even the lowest priority process will rise to become the highest and get served। उसको भी हाईएस्ट प्रायोरिटी में चला जाएगा और उसको सीपीयू का टाइम मिल जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट, ठीक है जी, समझ आ गया। अब आ जाइए एग्जाम्पल। अब देखो बेटा, हाँ बस यही एग्जाम्पल है, ये पढ़नी है हमने इसके ऊपर। देखें, देखो बेटा, पहले ये चीज याद रखो,
हम जब भी करते हैं ना ये न्यूमेरिकल पार्ट, उसमें दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, एक क्राइटेरिया और एक मोड। क्राइटेरिया क्या है इसका? प्रायोरिटी। मतलब ये जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है इसका क्राइटेरिया की किस पे काम करता है? ये प्रायोरिटी पे काम करेगा। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना। उसी तरह मैंने जब आपको राउंड रॉबिन पढ़ाया था, मैंने बोला था उसमें क्राइटेरिया क्या है? टाइम क्वांटम है, एक फिक्स टाइम। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था शॉर्टर, जब उसमें क्या था? बर्स्ट टाइम था। जितना जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको पहले क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा। हर चीज का, हर मेथड का जो है वो क्राइटेरिया अलग है। मोड क्या है बेटा? प्रीएम्प्टिव। मोड दो ही होते हैं, एक प्रीएम्प्टिव एक नॉन प्रीएम्प्टिव। पहला हमने पढ़ा इसके अंदर नॉन प्रीएम्प्टिव, अब हम पढ़ेंगे प्रीएम्प्टिव। अब देखो बेटा, प्रोसेस है कितने? 5। प्रायोरिटी दी है सबको। कह रहे P1 की प्रायोरिटी 3, इसकी 4, 5, 5, इसकी 6। और नोट है लोअर नंबर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। लोअर नंबर मतलब 1 2 3 4 5 में लोअर कौन है? 1। इसका मतलब 1 की क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी। इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी? 3 है, फिर 4 है, इन दोनों की है, फिर उसके बाद इसकी है। ये है प्रायोरिटी, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं इसमें गैंट चार्ट। और गैंट चार्ट जो बेटा होता है वो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। गैंट चार्ट, गैंट चार्ट क्या करता है? छोटी छोटी चीजें क्लियर रखिएगा। ये आपको हेल्प करता है प्रोसेस को किस तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको बताने में प्रैक्टिकल फॉर्म में, ठीक है जी। चलें, अब ये क्या है? रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट मतलब सीपीयू। बार बार रिपीट कर। अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। वेटिंग टाइम नहीं लिखा मैंने यहां पे, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो निकालने इजी है, ठीक है। मेन जो है वो आपको समझाना मुझे कि ये यहां पे कैसे काम कर रहा है। एक बार ये समझ लिया आपने तो लाइफ टाइम आपको नहीं भूलेगा ये, ठीक है जी। चलिए बेटा, इसी के साथ इंपॉर्टेंट है हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। फाउंडेशन बैच में अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, जो अभी जस्ट, अगर आपके सिबलिंग्स भी हैं या फिर आपके नेबर, आपके फ्रेंड्स जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट हुए या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा फाउंडेशन बैच उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर हो सके। जो भी अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी जेके एसएसबी की, एसएससी सेंटर लेवल में, हम वहां पे जो फाउंडेशन में कवर करते हैं वो उनको बहुत हेल्प करेगी वहां पे प्रिपेयर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बैच जो है वो ऑनलाइन लाइव बैच भी चल रहा है और ऑफलाइन जो है वो हमारा ऑफलाइन भी चल रहा है गांधीनगर सेंटर में जम्मू में, ठीक है। अगर आप डेमो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे क्लास होती है मैथ्स की, देन मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, तो आप अटेंड कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। इसके इंक्लूडेड अंदर जितना भी डेप्थ में भी पढ़ाया जाता है, जिस लेवल में आपको पूछा जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे रहती है, प्लस स्टडी मटेरियल भी जो है वो आपको अपडेटेड मिलते हैं, ठीक है, सारे के सारे। प्लस जो स्टूडेंट्स एफडब्ल्यूए की, जेकेपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इनफैक्ट जेकेपी कांस्टेबल की भी। अगर आप तीनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंक्वायर कर सकते हैं। आप जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो एफडब्ल्यू में 45 है, जेकेपीएसआई में 33 या 35 है, और जेकेपी में 35 तक है, फुल लेंथ और सेक्शन दोनों को मिलाकर। कोई भी आपको अगर क्वेरी करनी है, कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9541942393। और बेटा प्लीज कॉल करिएगा 10 और 5 के बीच, ठीक है जी। चलें, अब मैं आपको यहां पे बताता हूं। अराइवल टाइम होता है जिस टाइम पे पहला प्रोसेस सीपीयू के पास पहुंचा। तो पहला प्रोसेस तो अभी तो प्रायोरिटी की बात ही नहीं, क्योंकि 0 सेकंड में पहुंचा ही कौन है? P1 पहुंचा है, तो यहां पे मैंने लिख दिया P1। डन। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। यहां पे कौन हो गया बेटा? P1 पहुंच गया। अब सेकंड क्या है? अब P1 पहुंचा, मैं इसको एक एक यूनिट में, मतलब 1 मिली सेकंड में करूंगा, ताकि आपका ये पूरा का पूरा हर प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेट ना हो, हर प्रोसेस की टाइमिंग आपको दिख जाए। जब एक एक यूनिट में ही करेंगे ना तो हमें थोड़ा इजी रहेगा, हर प्रोसेस सामने सामने। अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स कर दूंगा तो 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड आता है, और 1 सेकंड में हमारा P2 भी अराइवल टाइम पे पहुंच गया था, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं 1 का ही मार्जिन लेकर चल रहा हूं। अब ये बेटा 1 है तो अच्छा 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। 1 सेकंड के लिए क्या होगा बेटा? एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब बर्स्ट टाइम इसका 3 का था, मान लो 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट का काम था, और सिर्फ 1 सेकंड में 1 ही यूनिट होगी, बाकी कितनी यूनिट्स पेंडिंग बची? 2। अब ये जो 2 बची, अब ये 2 बचने के बाद ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा? इसका डेटा सेव होगा, और इसी को बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग।
मैंने आपको पढ़ाया है पहले। अब ये सेव होगा, सेव होने के बाद दोबारा लोड होगा कहां पे, रेडी क्यू में, वापस ये रेडी क्यू में चला जाएगा, समझ आए। लेकिन जो इसको एग्जीक्यूट P1 का अगर 3 यूनिट का काम था तो 1 यूनिट का काम खत्म हो गया। अब इसका कितने यूनिट का काम बच गया, 2 यूनिट्स का काम बच गया, तो मैंने कट करके 2 लिख दिया यहां पे। अब मुझे बताओ जैसे ये 1 सेकंड हुआ तो सेकंड प्रोसेस अराइवल टाइम किसका है, ये 1 सेकंड, तो P2 पहुंच गया जी, P2 पहुंच गया, तो ये बेटा यहां पे P2। अब मैं एक बात पूछूंगा आपको, अब जब ये बेटा P2 पहुंच गया तो P2 कहां पे पहुंचा, P2 रेडी क्यू में पहुंच गया होगा। अभी मान लो ये P2 अराइवल टाइम, P2 रेडी क्यू में, सीपीयू के पास अभी नहीं आया, वो रेडी क्यू। अब रेडी क्यू में 2 प्रोसेस हो गए, एक P1 और एक P2, और जो P1 का बर्स्ट टाइम था वो 3 था पहले, लेकिन अब ये 2 होकर सेव होकर दोबारा कहां चला गया, रेडी क्यू में चला गया। अब मुझे बताओ जैसे रेडी क्यू में गया, अब ये 2 प्रोसेस हो गए, अब इन दोनों में से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा ये मुझे बताओ। अब P2 एग्जीक्यूट होगा या P1 एग्जीक्यूट होगा, तो बेटा वापस अब आपका ये डिसाइड कौन करेगा, प्रायोरिटी किसकी है। और यहां पे बोला इन्होंने लोएस्ट नंबर या फिर लोअर नंबर जो है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो इन दोनों में लोअर नंबर कौन है, 3 या 4, 3। इसका मतलब अब आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, P1 को देनी है। मतलब P1 दोबारा आएगा यहां पे और दोबारा एग्जीक्यूट होगा, समझ आया। कितने सेकंड, यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए। तो ये कट हुआ यहां पे 1, यहां पे लिख रहा हूं मैं आगे, 1 यूनिट का काम बच गया। अब क्योंकि ये 1 ही यूनिट का काम हुआ तो ये सेव होगा, सेव वापस कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, सेव होगा, सेव होने के बाद दोबारा लोड होकर कहां चला जाएगा, रेडी क्यू में चला जाएगा। अब रेडी क्यू में जैसे ये 2 मैंने लिखा तो एक और प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में पहुंच गया, कौन सा, P3। अब रेडी क्यू में 3 प्रोसेस है, आपने एक बार समझ लिया ना यार अच्छे से, मैं रेडी क्यू क्या है, रनिंग स्टेट क्या है, कैसे सेव हो रहा है, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या, आपको इतना इजी लगेगा ना, सारा का सारा बहुत इजी लगेगा आपको ये, ठीक है। अब देखो ये 3 है, अब ये 3 पहुंच गए यहां पे, कहां पे, ये 3 प्रोसेस पहुंच गए रेडी क्यू में। अब वापस बात आई कि भाई प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, तो प्रायोरिटी किसको, लोएस्ट नंबर को। लोएस्ट नंबर कौन है, P3। इसका मतलब वापस P1, सॉरी P3 नहीं P1, वापस P1 आएगा और 3 सेकंड के लिए चलेगा, और बेटा ये आपका कंप्लीट होकर 0 हो जाएगा। अब जो P1 है ना वो अब रेडी क्यू में नहीं जाएगा, अब वो कहां जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि खत्म हो गया ना, 3 यूनिट का काम था, सीपीयू से उसे 3 यूनिट का काम करवाना था, वो उसने करवा लिया, खत्म होकर वापस चला गया टर्मिनेट। अब रेडी क्यू में वही प्रोसेस जाता है जिसका बर्स्ट टाइम पेंडिंग होता है, अभी जिसके ऊपर काम करना पेंडिंग होता है। अब बच गए रेडी क्यू में 2 प्रोसेस, P2 और P3। अब P3 बच गए तो P1, अच्छा 3 यूनिट की। अब मुझे बताओ जब 3 पे मैं पहुंचा तो 3 पे कौन सा प्रोसेसर पहुंच गया, P4। अब जो बेटा रेडी क्यू में वो ये 3 P2, P3, P4। अब इन तीनों में मुझे बताइए, इन तीनों में जो प्रायोरिटी, सॉरी हाँ, इन तीनों में जो प्रायोरिटी है वो किसको है, P4 को, P2 को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 4 है, बाकी दोनों की 5 है, मतलब P2 बर्न होगा। P2 बर्न होगा तो P2 1 सेकंड के लिए बर्न होगा, ये हो गया 4, और वापस कंटेक्स्ट स्विचिंग सेव होने के बाद रेडी क्यू में वापस चला जाएगा। अब बेटा रेडी क्यू में वो वापस गया तो यहां पे ये कौन बर्न किया हमने, P2। जब हमने P2 बर्न किया बचा 1 यूनिट का काम P2 के ऊपर, और ये सेव हो गया वापस रेडी क्यू में। अब जब मैंने ये बेटा 4 लिखा तो 4 लिखने पे मुझे बताइए, यहां पे 4 लिखने पे कौन आ गया, P5। अब ये P2, P3, P4, P5 चारों के चारों कहां पे आ गए हैं, रेडी क्यू पे आ गए, समझ आ गया। अब प्रायोरिटी पे चलेगा काम। अब मुझे बताइए इन चारों में प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी जो है वो 4 की है, तो 4 एक बार बर्न हो चुका होगा, वापस आएगा, 4 बर्न होगा, और यहां पे 5 सेकंड पे वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये 0 हो गया बेटा। अब आगे ये 3 बच गए, अब ये 3 बच गए, 5 सेकंड में ये पहुंच गया कौन, अच्छा देखो 5th सेकंड पे कोई भी और न्यू प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो 4 थे 4 सेकंड तक ही 5 प्रोसेस आने थे, वो पांचों के 5 आ चुके हैं, तो अब कोई न्यू प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं पहुंच गया P5 पे, P5 में मैं पहुंच गया। अब मुझे बताओ P2 भी टर्मिनेट हो गया। अब इन 3 में प्रायोरिटी किसको है बेटा, इन दोनों को, इसको नहीं। अब ये दोनों सेम प्रायोरिटी पे, अगर ये दोनों बेटा सेम प्रायोरिटी पे, तो याद रखिए जब भी प्रायोरिटी सेम होती है तो वो डिपेंड किस पे, आपको चेक करना फिर आपको अराइवल टाइम पे, कि दोनों से पहले कौन पहुंचा। तो दोनों से पहले कौन पहुंचा है,
P2 पहुंचा है, सॉरी ये 2 वाला पहुंचा है, ये अराइवल टाइम सेकंड में ये पहुंच गया था, उसके बाद ये आया। इसका मतलब प्रायोरिटी किसको दोगे? P3 को दोगे। तो P3 का ये 3 टाइम पे बर्स्ट होगा। और बेटा क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि अब ना आपकी प्रायोरिटी में यही रहेगा, तो ये पहले पूरा 3 का 3 बर्न होगा, उसके बाद ये बर्न होगा, उसके बाद ये बर्न होगा। तो मैं एक काम करता हूं, 5 में +3 पूरा लिख देता हूं मैं। अब 3 बर्स्ट टाइम ये मैंने लिखा बेटा, यहां पे लिख रहा हूं इसको, यहां पे पहुंचा 5, ये है बेटा 5, और P2 का कंप्लीट हो गया था। अब यहां पे कौन आएगा? P3 आ गया। P3 का बर्स्ट टाइम कितना है? 3। तो P3 का बर्स्ट टाइम है 3, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 सेकंड तक ये बर्न होगा। अब इन दोनों में ये टर्मिनेट हो गया, इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी है? इसकी। बर्स्ट टाइम कितना है? 4। तो अब ये नेक्स्ट 8 और 4 कितना हो गया? 12। ये P4 बर्न होगा। उसके बाद लास्ट बच गया ये, इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 1। तो ये बेटा 13, और ये बेटा P5 बर्न हो गया, और ये कंप्लीट हो गया, ये खत्म हो गया। समझ आ गया? इस तरह ये एग्जीक्यूट होते हैं। ये तो बड़ा सीक्वेंस में चला गया, बट ऊपर नीचे भी हो जाता अगर प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती ऊपर नीचे, बट ये सिंपल ही रहेगा। बट आई होप आपको समझ आए, बस कंपेयर करना है यार। ये 3 आगे, अगर मान लो ये 3 प्रोसेस आगे, इन 3 में जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको, अगर मान लो ये 2 होता तो बेटा इस 3 को नहीं उठाते, फिर हम पहले इस 2 को उठाते। समझ आ गया? इस तरह अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, ठीक है जी। चलिए टाइम हो गया, 26 सेकंड हो गए। चलिए ये कर लेते हैं पहले कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है बेटा? कंप्लीशन टाइम, अच्छा कंप्लीशन टाइम होता है कब आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो P1 कब कंप्लीट हुआ? लास्ट में वो कंप्लीट हो गया था 3 में। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 3 में चेंज हुआ, 3 में कंप्लीट हुआ था, तो ये लिखा मैंने 3। और P2 कब कंप्लीट हुआ था बेटा? P2 कंप्लीट हुआ था 5 में, ये लिखा 5। फिर P3 कब हुआ? 8 में, फिर हुआ 12 में, और फिर देन हुआ 13। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 3 - 0 = 3, 5 - 1 = 4, 8 - 2 = 6, 12 - 3 = 9, 13 - 4 = 9। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जब आपको सीपीयू फर्स्ट टाइम पे मिलता है माइनस अराइवल टाइम। P1 को सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिला था? 0 सेकंड में मिला था, तो 0 माइनस अराइवल टाइम 0, 0 - 0 = 0। अब P2 को कब मिला था फर्स्ट टाइम सीपीयू? ये रनिंग स्टेट सीपीयू को मिलने वाला ना, ये रनिंग स्टेट होती ही सीपीयू की है, ठीक है। तो P2 को फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला था? 3 सेकंड पे। तो 3 - 1 = 2। क्या होता है बेटा? जब ये सीपीयू रिस्पॉन्स टाइम होता है व्हेन प्रोसेस गेट्स फर्स्ट टाइम सीपीयू माइनस अराइवल टाइम। अब ये आ गया सेकंड कहां पे आ गया जी? P3 क्या है बेटा? P3 का सीपीयू का फर्स्ट टाइम था 5, 5 - 2 = 3। फिर आ गया 8, 8 - 5 = 3। फिर आ गया 12, 12 - 4, 12 - 4 = 8। ये आ गया जी। अब वेटिंग टाइम अगर पूछते तो वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम = टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम भी आपको दिया हुआ है और बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस करोगे वेटिंग टाइम आ जाएगा। फिर आपको पूछते हैं एवरेज, तो एवरेज भी आप बता सकते हो, एवरेज वेटिंग टाइम का, एवरेज टर्न अराउंड टाइम का, और आपका आंसर आ जाता है। मैंने हालांकि सोचा था लॉन्गेस्ट, अभी मैंने उसका कंटेंट भी लिखा हुआ था, बट टाइम काफी हो गया इसलिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ आता है अच्छे से, प्लीज कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, उसी से मोटिवेशन रहती है। जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप विंग्स एक उड़ान को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो डेली हमारी वीडियोस रहती है अलग अलग टॉपिक पे, हर कंपोनेंट पे, ठीक है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू।